हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारत का इतिहास, वैदिक सभ्यता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये जो चैप्टर हमारा है यूजीसी नेट परीक्षा के साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, आरपीएससी, एचपीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं क्लास। इससे पहले हम 4 चैप्टर हम कर चुके हैं हमारे। इतिहास के बारे में अध्ययन, नामकरण, पुरातत्व स्रोत, साहित्यिक स्रोत, दूसरा हमारा सिंधु सभ्यता, ताम्रपाषाणी, महापाषाणी युग, और ये जो हमारा है चैप्टर है वैदिक सभ्यता, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत में आर्यों तथा वैदिक सभ्यता की नींव रखी गई थी। वैदिक सभ्यता की नींव रखी गई थी। सबसे पहले बात करते हैं एक बारी हम पूरा पाषाण। कौन सा? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल है, इसमें हम बात करते हैं मध्य पाषाण, नव पाषाण। क्या आया था? नव पाषाण। नव पाषाण काल के बाद है युग जो हमारा आता है वो आता सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता के बाद आता है ताम्रपाषाणिक युग। ताम्रपाषाण के बाद आता है हमारा वैदिक सभ्यता, महापाषाणीय युग। कौन सा था? महापाषाण। इसी के साथ साथ ये सैंधव सभ्यता में है, और सैंधव सभ्यता के बाद आया है ऋग्वैदिक वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की नींव किसके द्वारा रखी गई है? वैदिक सभ्यता की जो नींव रखी गई है किसके द्वारा? आर्यों के द्वारा। आर्य का भाषिक शब्द क्या है? आर्य, इसका भाषिक शब्द अर्थ क्या है? भारतीय मूल की एक भाषा समूह का पता करना। भारतीय मूल की भाषा समूह का पता चलता है। तो सैंधव सभ्यता के पतन के बाद कौन आए? आर्य या वैदिक सभ्यता की नींव रखी गई है। आर्य एक भाषिक शब्द है जिसका अर्थ है भारतीय मूल की भाषा समूह का पता चलना। ये एक प्रजाति को बोध कराने वाला शब्द नहीं है। आर्य का अर्थ है बौद्धिक प्रतिमा से। किससे? बौद्धिक प्रतिमा से संपन्न श्रेष्ठ पुरुष समाज का कुलीन वर्ग स्वामी आदि है। सैंधव सभ्यता के पतन आते हैं वैदिक आर्य शब्द। वैदिक सभ्यता की नींव रखने वाले आर्य आते हैं। इसका भाषिक जो शब्द है अर्थ है भारतीय मूल की एक भाषा समूह का पता चलता है। एक प्रजाति को बोध कराने वाला शब्द नहीं है ये। आर्य का अर्थ है बौद्धिक प्रतिमा से संपन्न श्रेष्ठ पुरुष समाज का कुलीन वर्ग स्वामी आदि है। ऋग्वेद में आर्य शब्द 33 बार है। इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि ऋग्वेद में आर्य शब्द कितनी बार है? 33 बार है। भारत में आर्यों की पहचान किस जाति से की गई है? भारत में आर्यों की जो पहचान की प्रजाति है वो किसी की? नार्डिक प्रजाति से। सैंधव सभ्यता के पतन के बाद क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट बन रहा है यहाँ से। कौन सा? सैंधव सभ्यता के पतन के बाद। सैंधव सभ्यता के पतन के बाद कौन आए? आर्य, जिन्होंने वैदिक सभ्यता की नींव रखी। इसका भाषिक शब्द है कि भारतीय मूल की भाषा समूह का पता। एक प्रजाति को बोध कराने वाला शब्द नहीं है। इसका अर्थ है प्रतिमा में संपन्न श्रेष्ठ पुरुष समाज और कुलीन वर्ग स्वामी आदि है। ऋग्वेद में आर्य शब्द कितनी बार है? 33 बार है। भारत में आर्यों की प्रजाति कौन सी है? पहचान की गई नार्डिक से, जो भारतीय को पारंगित करने वाले अंतिम प्रजाति थी। इसी प्रजाति को आर्य की प्रतिनिधि हिंदू सभ्यता का जनक माना जाता है। हिंदू सभ्यता का जनक किसे माना जाए? वैदिक सभ्यता में कौन सी जाति है? नार्डिक प्रजाति। यहाँ से जो क्वेश्चन बनने की संभावना है यही है हमारे कि आर्य वैदिक सभ्यता की नींव रखते हैं। अर्थ इसका हमने देखा एक भारतीय भाषा समूह का पता, बोध कराने वाला शब्द नहीं है जाति का, ये एक संपन्न श्रेष्ठ और कुलीन वर्ग स्वामी आदि है। ऋग्वेद में 33 बार शब्द आए हैं। नार्डिक प्रजाति भारत से पहचान की जाती है। यही प्रजाति हिंदू सभ्यता का जनक माना जाता है। वैदिक साहित्य। वैदिक जो सोर्स है, लिटरेचर सोर्स है वो क्या है?
वैदिक में वेद है, कितने वेद हुए? 4 वेद हुए। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत क्रम से वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले इनमें से कौन से है? तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा तो क्या आएगा? वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले वेद है, ब्राह्मण है और आरण्यक है, उपनिषद, वेदांत है। वेदांत क्या है? जो वेदों को समझने के लिए वेदांतों की सहायता ली जाती है। वेद कितने? 4, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। जब वेदों के जो उप भाग होते हैं वो क्या? हर एक के 4 भाग होते हैं वेदों के। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के जो इसमें है आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद और एक रमणीय भी होता है। इसके बाद सूत्र साहित्य आता है जो वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। क्या है? वैदिक साहित्य का भाग नहीं है लेकिन वैदिक साहित्य को समझने हेतु आवश्यक है। सूत्र साहित्य आता है जो वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य है जैसे वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इनका भाग नहीं है लेकिन वैदिक साहित्य को समझने हेतु आवश्यक है। सूत्र साहित्य के प्रमुख रूप से सूत्र साहित्य है, इसको प्रमुख रूप से वेदांग भी कहा जाता है। सूत्र साहित्य को प्रमुख रूप से वेदांग भी कहा जाता है जो वेदों को समझने के लिए आवश्यक है। वैदिक साहित्य का भाग नहीं होता। कौन? वेदांग। अनुक्रमणी ग्रंथ। अनुक्रमणी ग्रंथ कौन सा है? अनुक्रमणी ग्रंथ जो वैदिक साहित्य में अशुद्धियाँ रोकने हेतु वैदिक साहित्य में अशुद्धियाँ रोकने हेतु इन ग्रंथों को लिखा गया है। वैदिक साहित्य में अशुद्धियाँ रोकने हेतु इन ग्रंथों को लिखा जाता है। ये ग्रंथ न वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते न वेदांगों के। वैदिक साहित्य में अशुद्धियाँ रोकने हेतु इन ग्रंथों को लिखा जाता है। अनुक्रमणी ग्रंथ। न ये ग्रंथ वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते न ही वेदांगों के। शौनक के ऋग्वेद की शुद्धता के लिए 10 अनुक्रमणी ग्रंथों की रचना की गई है। किसको लिखने के लिए? शौनक ऋग्वेद की शुद्धता है उसके अनुक्रमणी ग्रंथों की रचना की गई है 10। कात्यायन ने सौरानुक्रमणी ग्रंथ लिखा है। कात्यायन ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? सौरानुक्रमणी ग्रंथ लिखा है। इसमें वेदों के संबंध ऋषियों का विवरण दिया गया है। जो वेदों के साथ संबंध है ऋषि है उनका विवरण हमें कहाँ मिलता है? वो मिलता है सौरानुक्रमणी ग्रंथ में। ये किसके द्वारा लिखा है? कात्यायन के द्वारा लिखा है। अर्थवेद के साथ संबंध रखने वाले अनुक्रमणी ग्रंथ अर्थवेद के साथ संबंध रखने वाले अनुक्रमणी ग्रंथ कौन सा है? वो है वृत्त सौरानुक्रमणी ग्रंथ। वृत्त सौरानुक्रमणी ग्रंथ। तो अनुक्रमणी ग्रंथ कितने ग्रंथ लिखे? 10 ग्रंथ लिखे, जिसमें से हमें कात्यायन ग्रंथ है जो सौरानुक्रमणी ग्रंथ लिखा हुआ है कात्यायन के द्वारा। दूसरा है अर्थवेद के साथ संबंध रखने वाले अनुक्रमणी ग्रंथ कौन सा है? वृत्त सौरानुक्रमणी ग्रंथ है। ऋग्वेद। कौन? क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद का एक ईरानी ग्रंथ है। ऋग्वेद क्या है? एक ईरानी ग्रंथ है। ऋग्वेद एक ईरानी ग्रंथ है। अवेस्ता के साथ अद्भुत समानता है। किसके साथ समानता है? ऋग्वेद क्या एक ईरानी ग्रंथ है। किसके साथ समानता रखता है? अवेस्ता के साथ। अवेस्ता एवं ऋग्वेद भारतीय भाषा की 2 प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद और अवेस्ता क्या भारतीय भाषा की 2 प्राचीनतम ग्रंथ है। क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से कथन स्टेटमेंट है, सत्य या फॉल्स है, ट्रू या असत्य है। इसके बारे में क्या बनेगा कि ऋग्वेद एक ईरानी ग्रंथ, अवेस्ता के साथ अद्भुत समानता है। बिल्कुल सही है। अवेस्ता एवं ऋग्वेद भारतीय भाषा की एक 2 प्राचीनतम ग्रंथ है। भारतीय भाषा के 2 प्राचीनतम ग्रंथ है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। लेकिन पूरे भारतीय इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के बीच ऋग्वेद भी प्राचीनतम साहित्य है। इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के बीच में ऋग्वेद प्राचीनतम साहित्य है। ऋग्वेद का आरंभ अग्नि की उपासना से होता है। ऋग्वेद का आरंभ किससे होता है? ऋग्वेद का आरंभ एक अग्नि की उपासना से होता है। ऋग्वेद में संग्रहित मंत्रों को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में संग्रहित मंत्रों को ऋचा कहा जाता है, जो क्या है? पद है। क्या है? पद है। ऋग्वेद को सूक्त में भी लिखा है। ऋग्वेद को सूक्त में भी लिखा है, जिसका अर्थ अच्छा आदर्श। सूक्त का अर्थ क्या होता है? अच्छा आदर्श होता है। सूक्त में कम से कम 3 मंत्र होने चाहिए। वेदों की भाषा संस्कृत है। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। भाषा कौन सी है? संस्कृत। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। ऋग्वेद एक क्या? संहिता है। संहिता में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है। भाषागत स्तर पर ओल्डेनबर्ग ने इन मंडलों को कालक्रम के निर्धारण किया गया है।
तो यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन बनने की संभावना है इंपॉर्टेंट कि ईरानी और अवेस्ता के साथ अद्भुत किसकी है, ऋग्वेद की समानता है। ऋग्वेद और अवेस्ता कौन सी भाषा के, भारतीय भाषा के दो प्राचीनतम ग्रंथ है, लेकिन इंडो यूरोपियन भाषा में ऋग्वेद एक प्राचीनतम साहित्य है। ऋग्वेद का आरंभ किससे माना जाता है, अग्नि की उपासना से माना जाता है। ऋग्वेद के मंत्र को क्या कहा जाता है, ऋचा कहा जाता है, जो क्या पद है, गद्य है, पद है। ऋग्वेद में सूक्त को लिखा गया है, ऋग्वेद को सूक्त में लिखा गया है, जिसका अर्थ, सूक्त का अर्थ होता है अच्छा आदर्श। सूक्त में कम से कम कितने मंत्र होने चाहिए, 3 मंत्र होने चाहिए। वैदिक भाषा कौन सी है, संस्कृत है। लिपि कौन सी है, ब्राह्मी है। ऋग्वेद क्या एक संहिता है, संहिता को क्या कहा जाता है, जिसमें 10 मंडल है। इस भाषागत स्तर पर ओलेनबर्ग ने इन मंडलों का कालक्रम निर्धारण किया गया है। कैसे किया गया है, प्रथम एवं 10वां मंडल कौन सा है, प्रथम एवं 10वां मंडल क्या है, प्रथम एवं 10वां मंडल क्या न्यूनतम है, न्यू है, आधुनिक है। सबसे अधिक संख्या में सूक्त कितने, 10 मंडल है, 10 मंडल में है। न्यूनतम कौन सा है, प्रथम और 10वां है। मंडल 2 पुस्तक नंबर 3, पुस्तक नंबर 4, पुस्तक नंबर 5, 6, 7, पुस्तक 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये मंडल वंश कुल मंडल या ऋषि मंडल कहलाते हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से कौन सा ऋषि मंडल या कुल मंडल है, को तो ध्यान रखना, 1 और 8, 9, 10 को छोड़ के, 1, 8 या 9, 10 को छोड़ के क्या है, कुल मंडल या ऋषि मंडल है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने, 6 मंडल। 6 मंडल कौन से, 2 से लेकर 7 के बीच में, ये हमारे कुल मंडल या ऋषि मंडल है। सब जो कि सबसे प्राचीन है, क्या है, सबसे प्राचीन मंडल इनमें से कौन सा है, तो आ जाएगा 1, 2, 10। इसमें क्या है हमारा, एक भी नहीं है, 2 है। 2 से लेकर जितने भी 7 हमारे कुल मंडल या ऋषि मंडल है, जो सबसे प्राचीन है। क्वेश्चन बन सकता है इसका, इनमें से कौन सा कुल मंडल है, इसमें से कौन सा प्राचीन मंडल है, इसमें कौन सा हमारा ऋषि मंडल है। 8वां और 9वां मंडल इसके बाद आए हैं। 8वां और 9वां मंडल किसके बाद आए हैं, ऋषि मंडल के बाद आए हैं। कुल मंडल या ऋषि मंडल के बाद कौन से मंडल है, 8वां और 9वां मंडल है। पहला और 10वां न्यूनतम मंडल है, मतलब इसके बाद आए हैं। 2 से 7 हमारे कुल मंडल या ऋषि मंडल जो सबसे प्राचीन है। 8वां 9वां मंडल क्या है, जो कुल मंडल या ऋषि मंडल के बाद है। और इनके बाद जो हमारा पहला और 10वां है। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं, 21 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं, 21 शाखाएं हैं। इसे 5 शाखाएं प्रधान है। कितनी शाखाएं प्रधान है, 5 शाखाएं। कौन सी शाखा, सक्कल शाखा, वास्कल शाखा और अश्वलायन शाखा, साक्ष्यन शाखा और मांडुक्य शाखा। इसमें केवल 3 पाठ उपयोगी है। कितनी पाठ उपयोगी है, 3 पाठ उपयोगी है। कितनी शाखा, 21 शाखा, प्रधान शाखा 5 शाखाएं हैं। जो सक्कल शाखा, कौन सी शाखा है, सक्कल शाखा। सक्कल में बात करते हैं तो इसमें 117 सूक्त है। कितने सूक्त है, 117 सूक्त है। सूक्त क्या होता है, सूक्त है वो क्या होता है, ज्ञान था हमारा सूक्त क्या होता है। सूक्त के बारे में हम देखें, सूक्त का मतलब, सूक्त का अच्छा आदर्श होता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छा आदर्श। 117 सूक्त मतलब अच्छा आदर्श, इसका मतलब होता है। ऋग्वेद संहिता इसी शाखा की है। ऋग्वेद है किस शाखा की शाखा है, ऋग्वेद किस में आता, सक्कल शाखा में आता। किस में शाखा में, सक्कल शाखा में, जिसमें कितने सूक्त है, 117 सूक्त है। केवल यही पाठ पढ़ते हैं और यही पाठ पढ़ते हैं। ऋग्वेद में 5 प्रधान शाखाओं में सक्कल शाखा मुख्य है। ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन सी है, ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा सक्कल शाखा है, जो 5 शाखाओं में प्रधान में से मुख्य शाखा है और यही पाठ पढ़ते हैं। ऋग्वेद इसी शाखा के अंतर्गत आता है। बाल के लिए परिशिष्ट, इसमें कितने, 11 सूक्त है। इसमें किसका उल्लेख है, 8वें मंडल का उल्लेख है। क्वेश्चन आ जाएगा 8वें मंडल का उल्लेख किस सूक्त में है, किस शाखा में है, तो वो है बाल के लिए परिशिष्ट में है। ऋग्वेद का किस में, सक्कल शाखा में है। वास्कल में 56 सूक्त है, लेकिन ये उपलब्ध नहीं है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी, 117 है। जो परिशिष्ट भी जोड़ दिए तो कितने सूक्त हो जाएंगे, 128 हो जाएंगे। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, 10,600 है। ये क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में नहीं बन सकता। ऋग्वेद की कुछ सूक्तों की रचना गौतम राहुगढ़ ने भी की है, जो इसकी विशेष अग्नि की प्रार्थना है, अग्नि का प्रार्थना है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की जो संभावना है, ऋग्वेद कौन सी भाषा से संबंधित है,
कितने मंडल हैं, न्यूनतम मंडल कौन सा है, प्राचीनतम मंडल कौन सा है, कितनी शाखाएं हैं, कौन सी शाखा से कौन सा वेद संबंधित है। ऋग्वेद की जो तिथि है इससे संबंधित। ऋग्वेद की रचना शपथ सेंदो प्रदेश में सरस्वती नदी के तट पर हुई थी। कौन सी नदी है, सरस्वती। मैक्स मुलर इसके बारे में क्या कहते हैं, 1200 से 1000 ईसा पूर्व मानते हैं। मिंटरिन्स क्या मानते हैं, 2500 से 2000 ईसा पूर्व मानते हैं। जैकोबी क्या मानते हैं, 4520 से, परंतु यूजीसी नेट परीक्षा में ये क्वेश्चन नहीं बन सकता। इसमें जर्मन इंडोलॉजिस्ट भारतीयविद मैक्स मुलर ने वेदों की उत्पत्ति के विभिन्न साहित्य युग के लिए 200 वर्ष निर्धारण किए। बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष गणना के आधार पर बताया है कि 4580 ईसा पूर्व ऋग्वेद के अधिकांश सूक्तों की रचना हुई है। तिलक ऋग्वेद के प्राचीनतम अंश को 6000 ईसा के आसपास मानते हैं। प्रो जैकोबी ने दक्षिणी गणना तथा लुडविग ने सूर्य ग्रहण के आधार पर काल निर्धारण किया है। मोटे तौर पर पूर्व वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल की शुरुआत मानी जाती है। ऋग्वेद के मंडल, ऋग्वेद में जो मंडल है ये हम नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे। आज की इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।